हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का हिस्ट्री में चैप्टर 2 में है। ठीक है, कितना में है सर जी? चैप्टर 2 में। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 का पूरा बेहतरीन से वन शॉट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उससे आप लोग को पहला चैप्टर से जितना भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर, है ना। इसी तरह हम लोग का पूरा चैप्टर को हम लोग जितना किताब में चैप्टर है सबको खत्म करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये हम लोग क्या है, ये लिखा हुआ कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। क्या बोल रहा सर जी? 600 ईसा पूर्व से, ध्यान समझेगी, है ना, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अच्छा, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह जो थे, है ना, उनका मरने से पहले, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह से मरने से पहले 600 साल पहले का बात है ये चैप्टर, और 600 ईस्वी मतलब मरने के बाद 600 साल का बात है ये। मतलब 600 साल पहले और 600 साल बाद क्या क्या चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग, पहले 600 साल ईसा मसीह से 600 साल पहले कैसे था, है ना, पूरा इंडिया, पूरा देश, और 600 ईस्वी मतलब उनके मरने के बाद किस तरह हुआ, किस तरह चल रहा है हम लोग का दिनचर्या, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, पहले एक नजर उस पर दौड़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अधिगम उद्देश्य मतलब क्या, इस अध्याय को पढ़कर जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे क्या क्या। पहला तो जानेंगे सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, है ना, मतलब पुराना जमाना जो हम लोग का भारत है, पुराना जमाना का भारत, उसका अध्याय का हम लोग अध्ययन का स्रोत को जानेंगे। ठीक है, इतिहास की। दूसरा जानेंगे हम लोग अभिलेखों का महत्व को जानेंगे। तीसरा जानेंगे हम लोग महाजन पद और गणराज्य, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, महाजन पद और गणराज्य के बारे में जानेंगे। चौथा जानेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य व गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे सर जी? मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में। पांचवा हम लोग जानेंगे विदेशी आक्रमण और उनकी भूमिकाएं, विदेश हम लोग का इंडिया में कैसे कब्जा किया, कैसे गुलाम बनाया, उसके बारे में हल्का फुल्का जानेंगे। ठीक है, और छठा जानेंगे प्राचीन कला, स्थापत्य शैली, और सातवां जानेंगे कृषि और नगरीय जीवन में परिवर्तन। मतलब शुरू से लेके 600 साल ईसा मसीह से पहले और 600 साल के बाद का पूरा इतिहास को जानेंगे आज हम लोग, है ना। तो इस चैप्टर में जो है इतना ही दिया हुआ है, टोटल पॉइंट्स को, उतना बड़ा किताब को पढ़ने में टाइम लगे, इसलिए आप लोग जितना मुख्य बिंदु है उसको हम लोग यहाँ पे आप लोग के साथ में साझा किए, जो इससे आप लोग को किताब को समझने में आसानी हो जाएगा। सबसे पहला क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ठीक है, तो उसको जानते हैं हम लोग। तो परिचय, इंट्रोडक्शन जान लीजिए इस चैप्टर का, है ना। पहले हम लोग क्या जाने, क्या बोले हम यहाँ पे, सबसे पहले जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत जानेंगे। तो भारत का इतिहास याद रखिएगा थोड़ा सा, भारत का इतिहास लगभग 1500 ईसा पूर्व से, है ना, 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल से शुरू होता है। कितना से? ईसा मसीह से पहले 1500 साल पहले से लेके 1000 साल, जैसे उनका उम्र मतलब मरने वाले थे तो वो क्या होगा, घटेगा। 1500 क्या पहले बढ़ा, मतलब 1500 साल पहले और तक 1000 साल तक क्या हो गया, वैदिक काल था। क्या था सर जी? वैदिक काल था। ये ऑब्जेक्टिव कैसे बन जाएगा हम लोग का, यहाँ पे बोलेगा क्या, भारत का इतिहास लगभग 1500 साल से 1000 ईसा पूर्व तक क्या कहलाता था? क्या कहलाता था सर जी? वैदिक काल कहलाता था। याद रहेगा आप लोग को ना, वैदिक काल कहलाता था। इस काल में जनजातीय जीवन से संगठित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। किस काल में? वैदिक काल में क्या क्या का विकास हुआ सर जी? जनजातीय जीवन, है ना, कैसे हम लोग जी रहे हैं इसका विकास हुआ, संगठित राजनीतिक का जीवन का विकास हुआ, है ना, और सामाजिक व्यवस्था का, मतलब गरीब के बारे में भी जाना जाए, अपने बारे में खाली नहीं सोचना, हर चीज का व्यवस्था का भी शुरुआत हुआ। कब? वैदिक काल से ही स्टार्ट हुआ। ये याद रखिएगा, है ना। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे छोटे छोटे ग्राम और नगरों का निर्माण हुआ।
पहले तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था, मतलब आदमी किसी तरह जी रहा था। जब 1000 ईसा पूर्व हो गया जब, तब वहां से लेके 600 ईसा पूर्व तक क्या हुआ, धीरे धीरे छोटा छोटा गांव बनने लगा। उसके बाद थोड़ा छोटा शहर बनने लगा, नगर का भी विकास होने लगा। इस समय से भारत में महाजनपद राजवंश है ना, इस समय भारत में कब 1000 से लेके 600 में महाजनपद, राजवंश, साम्राज्य, गणराज्य और आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन शुरू हुआ है ना। कब शुरू हुआ सर जी इतना चीज? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में, बीच में है ना। यही समय भारतीय इतिहास में प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं का युग कहलाता है। यही समय जो है 1000 ईसा पूर्व से है ना 600 ईसा पूर्व तक ही क्या कहलाता है सर जी? अर्थव्यवस्थाओं का युग कहलाता है। मतलब यहां से आर्थिक जो पैसा का जो मजबूती होने लगा देश का, यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहां से? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी में आप लोग को फर्क समझ में आएगा। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के मरने से पहले, और ईस्वी मतलब ईसा मसीह के मरने के बाद। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, है ना। पुराना भारत को हम लोग किस तरह जानते हैं? आप लोग का तो इंटर है, हल्का फुल्का दिया हुआ है। जब आप लोग हिस्ट्री से ऑनर्स कीजिएगा तब इसके बारे में एक एक किताब है, साहित्यिक स्रोत, वेद, रामायण, इसके बारे में पूरा किताब है। तो आप लोग जब पूरा इसको डिटेल में जानेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना मुख्य ओवरव्यू जान लेते हैं खाली, जो किस तरह हम लोग इतिहास को जानते हैं। क्योंकि इतिहास एक साल का बात नहीं ना है, करोड़ों साल का बात बताया जा रहा है इतिहास में, हजारों साल का पुराना बात, तो उसको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के स्रोत हैं प्राचीन भारत इतिहास को अध्ययन के स्रोत। कितने हैं? कितने स्रोत है सर जी? 3 स्रोत हैं। कितने हैं सर जी? 3 गो स्रोत है। पहला है साहित्यिक स्रोत, एक बार जान लेते हैं कौन कौन सा स्रोत है। दूसरा है हम लोग का पुरातात्विक स्रोत, है ना। और तीसरा है हम लोग का महाजनपद, कहाँ नहीं इसी में लिखे होंगे हम लोग ना, हाँ, अभिलेख्य स्रोत। 3 गो स्रोत है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या जानते हैं? साहित्यिक स्रोत में हम लोग जानते हैं वेद के बारे में। साहित्यिक स्रोत में क्या, किसके बारे में जानते हैं? वेद के बारे में जानते हैं, रामायण के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो पुराना जमाना में रामायण कैसे आप लोग को पता चला? तो किससे पता चला? साहित्यिक स्रोत से पता चला। जो रामायण में ऐसे ऐसे हुआ था, उसी के हिसाब से कहानी लिखा जाता है। महाभारत के बारे में जानते हैं, पुराण के बारे में जानते हैं, है ना, साहित्यिक स्रोत में, है ना। बौद्ध ग्रंथ जो है उसके किसके बारे में जानते हैं? त्रिपिटक के बारे में जानते हैं, जातक कथाएं। जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? आचारांग सूत्र। ठीक है, और तीसरा है हम लोग संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। पहले इंडिया का नाम क्या था? इंडिका। इस टाइप का हम लोग, इतना तरह से हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं। चलिए, पुरातात्विक स्रोत के बारे में क्या क्या जानते हैं हम लोग? पुरातात्विक स्रोत में क्या, किस चीज का पढ़ाई होता है सर जी हम लोग का? पुराना जमाना का जितना भी मिट्टी का बर्तन हो गया, सिक्का हो गया, मूर्तियां हो गया, इमारतों के अवशेष, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, ये सब चीज हम लोग किस में जानते हैं? पुरातात्विक स्रोत से जानते हैं। रामायण इससे पहले वाला स्रोत से जानते हैं, और जो सामान जो मिला पुराना वो किससे जानते हैं सर जी हम लोग? पुरातात्विक स्रोत से जानते हैं। ठीक है, तीसरा है हम लोग का अभिलेख्य स्रोत। इसमें क्या लिखते हैं? शिलालेख और ताम्रपत्र। अशोक के शिलालेख धर्म प्रचार हेतु गुप्तकालीन भूमिधर, मतलब बड़ा जो राजा महाराजा था वो अपने बारे में किताब उताब लिखाया, तो उसी के अभिलेख्य स्रोत मतलब क्या, लिखा हुआ जो ग्रंथ था उसे हम लोग हल्का फुल्का आइडिया लेते, अच्छा इस तरह हुआ था। गुप्तकालीन भूमिका दान अभिलेख। अभिलेख इतिहास की सबसे विश्वसनीय जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अभिलेख क्या होता है? जो लिखा है, जैसे राजा महाराजा अपने बारे में एक वजीर रखता था, उससे लिखवाता था अपना जिंदगी, आज क्या किए, कल क्या किए, परसों क्या किए। तो इससे क्या होता है, पूरा कंटेक्स्ट पता चलता है, जो अच्छा ये इस काल में हुआ था, कब आक्रमण हुआ, कोई थोड़ा ना देखा है अपना आंख से, ये सब पढ़ता है। अभिलेखीय स्रोत से पता चलता है कब लड़ाई हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, टोटल बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे महाजनपद और गणराज्य, है ना। महाजनपद और गणराज्य ये कब स्टार्ट हुआ था सर जी? 600 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। कब वो स्टार्ट हुआ था? महाजनपद और गणराज्य 600 ईसा पूर्व में।
तो याद रखने वाला मुख्य पॉइंट क्या है, जो महाजन पद कितने हैं सर जी? 16 महाजन पद बने। ठीक है, कितना महाजन पद बने सर जी? 16 महाजन पद बने। आपको पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, जो इतिहास में कुल कितने महाजन पद बने? तो 16 महाजन पद बने। क्लियर रहेगा? जैसे मगध, कौशल, अवंती, वत्स। तो ये 3-4 को याद रखेगा, ऑप्शन में 3-4 को देता है, बस टिक मार लीजिएगा अपना आराम से। अब 16 को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आ जाएगा, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप में तो आएगा ही आएगा। चलिए, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन बना? मगध बना। सबसे शक्तिशाली अगर कोई बना तो वो कौन बना सर जी? मगध बना। महाजन पद, जो 16 का महाजन पद बना। महाजन पद समझ रहे हैं आप? राजा महाराजा जो राज करता है, जो जैसे ये इतना को हिस्सा हम राज्य करेंगे उस जगह में, तुम उतना को हिस्सा में राज्य करोगे, तो वो कितना भाग, पूरा इंडिया कितना भाग में बटा? 16 महाजन पदों में बटा। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो मजबूत बना, शक्तिशाली बना, वो कौन बना सर जी? मगध बना। ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली बना। गणराज्य व्यवस्था भी जैसे वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। तो पहले का जमाना में ये जो अभी स्वतंत्रता चलता है आपका, मजीद जो चलेगा वो राजा के हिसाब से चलता था। पहले इंडिया किसके हिसाब से चलता था? राजा महाराजा। राजा महाराजा को आया, अंग्रेज गुलाम बना लिया, फिर अंग्रेज के हिसाब से चलने लगा। फिर गांधी जी लोग क्या किए? देश को आजाद करवाए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। अब किसके बारे में जानेंगे सर जी हम लोग? मौर्य साम्राज्य। ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा ये वाला है ना। तो मौर्य साम्राज्य मतलब ये लोग भी राजा थे, है ना। तो उनका नाम था क्या राजा का? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। कब स्थापना की? 322 ईसा पूर्व से 100। पूरा क्लियर डेट नहीं पता, मगर आदमी अनुमान, मतलब किताब से पढ़ के अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, इतना के बीच में मौर्य साम्राज्य चला, है ना, इतना के बीच में मगध साम्राज्य चला। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। किसको? मौर्य साम्राज्य को। याद रखिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन पूछ सकता है, निकलता मौर्य साम्राज्य किसने स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। ठीक है, याद रहेगा ना। अशोक महान शासक था। अशोक क्या था? महान शासक था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक जो था वो बहुत, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक राजा था। वो जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसके बाद वो कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन क्या होता था? केंद्रीकृत मतलब जिसका जो राज्य है उसी को क्या बोलता था? वो अपना शासन से चलाता था। कृषि व व्यापार का विस्तार क्या बोलता? मौर्य काल में ही क्या हुआ? कृषि मतलब क्या? आदमी खेती बाड़ी ज्यादा करने लगा और खेती बाड़ी से क्या करने लगा? व्यापार बढ़ाने लगा। जैसे पहले का जमाना में कैसा करता था? जो अपना लगाया, धान लगाया, धान अपना लगा के वो खुद खाना, बेचा बेची नहीं करता था। कोई सामान लेना है तो उसको जाके दे दिया, उसके बदले में मान के चलिए घड़ा मिल गया या कोई सामान मिल गया। अनाज के बदले में पहले पैसा नहीं चलता था, अनाज ही चलता था। अनाज दीजिए, सामान लीजिए। तो व्यापार करने, बिजनेस करने नहीं जानता था। धीरे धीरे क्या हुआ? मौर्य काल में क्या हुआ? राजा महाराजा स्टॉक, जैसे जितना चावल हुआ जिसके पास ज्यादा हो गया, 1 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल हो गया, तो उसको 1 कुंटल का ही साल भर में खपत है। 3 कुंटल क्या किया? बिजनेसमैन जो है वो खरीद लिया अपने पास में। जितना खरीद कर रखा, उसको जब नहीं मिलने लगा, जब खत्म हो गया, जैसे चावल खत्म होने लगा, तब क्या हो गया? बेचना स्टार्ट किया, व्यापार करने लगा उसका। उसको क्या किया? जैसे मान के चलिए आपसे 5 रुपए में खरीदा और वो क्या किया? आपसे 8 रुपया लिया। इसी को क्या बोलते हैं? व्यापार बोलते हैं। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, राजा, मंत्री, अधिकारी। तो ये सब क्या हो गया? उसी साल में आप लोग को शुरू से बता रहे, जो पहले राजा महाराजा वाला ही जिंदगी चलता था, मंत्री बनता था, अधिकारी बनता था। तो इसी से चलता था पहले हम लोग का पूरा इंडिया। तो इंडिया के बारे में ही जान रहे हैं, पूरा वर्ल्ड के बारे में जानने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे शुंग, सातवाहन और कुषाण काल। कौन काल सर जी? शुंग, सातवाहन और कुषाण काल के बारे में हम लोग हल्का फुल्का ओवरव्यू जानते हैं। शुंग जो था ये मौर्यों के बाद सत्ता संभाली। मौर्य वंश के बाद कौन सत्ता संभाला? शुंग वंश, है ना। शुंग वंश कौन संभाला? मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश सत्ता संभाली। सातवाहन दक्षिण भारत में सत्ता स्थापित की। ये दक्षिण भारत में अपना सत्ता स्थापित की। जब मौर्य वंश जो था वो पूरा इंडिया में राज किया था वो, है ना। उसके बाद शुंग वंश स्टार्ट किया तो वो क्या किया? अपना एक एरिया चुन लिया।
सातवाहन जो है वो भी अपना दक्षिण भारत में सत्ता स्थापित की। कुषाण, ये कनिष्ठ सबसे प्रसिद्ध शासक गंधार कला का विकास हुआ, है ना। किसका, कुषाण में क्या हुआ सर जी, सबसे प्रसिद्ध शासक गंधार कला का विकास हुआ। ठीक है, तो हल्का फुल्का हम लोग जानते चल रहे हैं जिससे आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। कला और स्थापना, आर्ट, गंधार कला क्या है अब समझते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। तो यूनानी प्रभाव मूर्तियां वास्तविक दिखती थी। ठीक है, तो गंधार कला में क्या होने लगा, आदमी पहले जरूरत का चीज लेने, उसको धीरे धीरे क्या हुआ, मूर्ति बना के बेचने लगा आदमी। मूर्ति जैसे आप लोग को दिखाई भी दे रहा है, तो ये कैसा दिखता था, वास्तविक दिखता था, पूरा गंधार कला से बना था, तो पूरा लगता था रियल है। ठीक है, मथुरा कला में क्या हुआ, भारतीय शैली लाल पत्थरों की मूर्तियां बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तीसरा अमरावती कला, बौद्ध स्तूप सजावट। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है जो गंधार कला में क्या हुआ था, मथुरा कला में क्या हुआ और अमरावती कला में क्या हुआ। बौद्ध स्तूप सजावट मतलब क्या, बौद्ध धर्म आप लोग जान रहे हैं, बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। आप लोग अगर अभी भी जाइएगा तो गया जी में आप लोग को बोधि धर्म का आप लोग को बहुत बड़ा क्या बोलता है आप लोग को मिल जाएगा मंदिर। ठीक है, तो वहां पे सजावट आप देखिएगा तो ये वैसी सजावट का बात क्या कर रहा है जो किस तरह मतलब पूरा सेटअप बनाता था और उसको क्या कराया था, बेचा जाता था। तो वहां पे हल्का फुल्का आपको हिस्ट्री का सामान रखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य। क्या जाते हैं सर जी, गुप्त साम्राज्य। तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ईस्वी का मतलब क्या हो गया हम लोग का, जो अब हम लोग क्या हो गए, ईसा मसीह के मरने के बाद 320 साल 550 साल ईस्वी, है ना। कौन चलाया था जी, गुप्त साम्राज्य चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापना की। क्या स्थापना, गुप्त साम्राज्य स्टार्ट किया। ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य महान शासक थे। कौन कौन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों क्या बहुत महान शासक था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, गुप्त काल को भारत का क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, या ऐसा ही पूछ लेगा आपको, जो भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। स्वर्ण मतलब सुनहरा, विज्ञान, गणित, है ना, ये किसमें स्टार्ट हुआ, गुप्त साम्राज्य में ही स्टार्ट हुआ। मतलब 320 से 550 इसी में हम लोग का किसका आविष्कार हुआ था, जीरो का आविष्कार हुआ था। पहले जो गिनती था वो 1 से लेके 9 ही तक था, कोई भी सामान हो 9 9 9 9 को करके गिनता था। उसके बाद कौन आए सर जी, 320 से 550 ईस्वी में आर्यभट्ट साहब आए, वैज्ञानिक थे, ये बिहार के ही थे। वो जीरो का आविष्कार किए। तो क्या हुआ, 1 से क्या रख दिए, यहाँ पे जीरो लगा दिए 10 हो गया, फिर जीरो लगा दिए 100 हो गया, 1000 हो गया। तब क्या हुआ, गिनती अब आसान होने लगा, आदमी बिजनेस का विस्तार ज्यादा करने लगा। ठीक है, गणित, साहित्य, कालिदास, साहित्य मतलब हो गया जो हिंदी हिंदी, कला और स्थापना का विकास किया। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हम लोग का जो 320 से 550 ईस्वी, हम लोग का अभी कितना ईस्वी चल रहा है सर जी, 21वीं सदी चल रहा है। 550 के बाद में आया होगा 1000 ईस्वी, इसी तरह चलते गया, दिमाग विकसित होते गया। 1000 के बाद में 2000 आ गया, 2000 में हम लोग आ गए, 2001, 2002, 2020, अभी 2020 खत्म हो गया। अब हम लोग का क्या चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। तो 21वीं सदी में हम लोग आ गए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे कृषि और नगरीय जीवन जीना स्टार्ट करें। गांव का आदमी क्या करता है, क्या बोलता है, खेती बाड़ी करके अपना जिंदगी गुजारता है, बिजनेस भी करता है, खेती बाड़ी ज्यादातर गांव का आदमी करता है, और शहर का आदमी अपना बिजनेस से जिंदगी बिताता है। तो भूमि दान प्रथा बढ़ी, है ना। कब, जब अब हम लोग 20वीं सदी 21वीं सदी में क्या हो गया हम लोग का, कृषि और नगरी, एक मान लीजिए 550 ना, तो 550 के बाद में 1000वीं सदी आया होगा, है ना। 1000वीं के बाद में 20वीं सदी आया 2000, तो उसमें क्या हुआ, भूमि दान प्रथा बढ़ी, नए कृषि उपकरण और लोहे का प्रयोग। तो इस 20वीं सदी में क्या हुआ, अब तो आदमी पूरा हर चीज का मशीन आ गया, धान रोपने वाला भी मशीन आ गया, धान उजाड़ने वाला, हर चीज अब मशीन से ही लगभग होने लगा। गांव और नगरों का विकास व्यापारिक केंद्र बने। तो अब धीरे धीरे अब जो ये जो हम लोग का काल है, तो आप लोग कहाँ सीखे, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, वहां से स्टार्ट करते 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 हम लोग अपना जिंदगी में 2025 में आ गए हम लोग। तो आप लोग को ये जितना भी मेन टॉपिक था
600 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी का, 600 ईसा पूर्व से 600 क्या बोलता है ईस्वी, उसमें हम लोग अभी आगे 21वीं सदी में जी रहे हैं। उसमें जितना भी मेन मुख्य बात बता दिया गया। अब यहां से हम लोग क्या करें, इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग पढ़े उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ठीक है, आप लोग को बताया था प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, बताया गया था। पत्थर, शिलालेख, अभिलेख, साहित्य। तो आप लोग को बता रहे थे ना, शिलालेख, अभिलेख के साहित्य से हम लोग क्या करते हैं, प्राचीन भारत। अब तीनों का अलग अलग हम लोग जाने, ध्यान दो, है ना। हम लोग क्या किए, तीनों का अलग अलग जाने। जो शिलालेख में महाभारत के बारे में जानते हैं, उसके बाद अभिलेख में जो लिख के जो राजा महाराजा रह गए, साहित्य में संस्कृत के बारे में जानते हैं, मिट्टी, चित्र। तो हम लोग का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितने महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? कितना महाजन पदों का मिलता है? 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। बता रहे थे बात हम लोग, है ना। तो अब क्या होगा, आप लोग को कहानी समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ज्यादा समझ में आएगा। तो कितना, 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो किस नदी के किनारे विकसित हुआ सर जी? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग को किताब में भी पढ़ना होगा, है ना। मेन जो बात था वो बताया गया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। उनके गुरु कौन थे सर जी? चाणक्य थे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव है विदेशियों के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश ने राज्य किया? तो किस राज्यवंश राज्य किया सर जी? कुषाण राज्यवंश ने राज्य किया। ठीक है, अगला है हम लोग का यहाँ पे गंधार कला शैली का विकास किसके समय हुआ? सातवाहन, कुषाण, गुप्त, मौर्य। तो किसके समय हुआ सर जी? कुषाण के समय हुआ। ठीक है, अगला है हम लोग का गुप्त काल को किस उपमा से जाना जाता है? लोह युग, स्वर्ण युग, अंध युग, कृषि युग। तो क्या? स्वर्ण युग। बताया भी था आप लोग का ना। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को अलग से भी देगा ना, तो इसी हिसाब से चलता है। क्योंकि एक गो टॉपिक का 1000 गो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इतना कहानी से आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो ऑब्जेक्टिव कितनों भी याद कर लीजिए, आपको कहानी याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। ठीक है, आपको देखिए, ध्यान समझिए। आपको पूरा गाय ही याद रह गया, हाँ ये गाय है, तो उसको तो आपको याद रहेगा ना। गाय का 4 गो पैर है, 2 गो कान है, 2 गो आंख है, 1 गो पूंछ है। तो कहानी क्या है? गाय है। अगर कहानी याद रह गया तो उससे आपको सब कुछ याद रह जाएगा। तो कहानी को पढ़िए, आपको ये सब में टेंशन नहीं होगा। कहानी को पढ़ना नहीं, समझना भी होगा आपको साथ साथ में। 9 नंबर है, पर ये वाला पढ़ा है, अमरावती कला शैली किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो अमरावती, यहाँ पे अमरावती कला है तो अमरावती में ही विकसित हुई थी। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, आप लोग आइडिया मत लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में सिक्कों का मुख्य उपयोग किसके लिए होता था? पूजा के लिए, चित्रकारी के लिए, व्यापार के लिए, भोजन के लिए। सिक्कों का उपयोग किसमें होता था? व्यापार के लिए। ठीक है, अगला है 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है गुप्त युग में भूमि अनुदान के अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? गृह निर्माण हेतु, धार्मिक विकास हेतु, प्रशासनिक व्यवस्था समझने हेतु, खेलकूद आयोजन हेतु। तो प्रशासनिक व्यवस्था समझने हेतु, ये हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हम लोग कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लघु जो है हम लोग का 2 नंबर का जो आता है लघु उत्तरी, 2 नंबर का एग्जाम में, वो वीवीआई लघु उत्तरी को हम लोग यहां से जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हम लोग का यहाँ पे, पहला लघु उत्तरी कह रहा है हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन से मुख्य स्रोत हैं? तो ये बताए थे आप लोग, शिलालेख, अभिलेख, वस्त्र, साहित्य, वो सिक्के प्राचीन भारत इतिहास के प्रमुख स्रोत थे। ठीक है, शिलालेख का इतिहास
में क्या महत्व है? तो शिलालेखों से तत्कालीन राजाओं के आदेश, भूमि अनुदान, प्रशासन, समाज और राज्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पे 2 गो हम लोग का 2 नंबर यह खत्म हो चुका है। चलिए 3 नंबर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? महाजन पदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? क्या बोल रहा है? महाजन पदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा बौद्ध एवं जैन साहित्य पुराणों आदि में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। 4 नंबर है, मगध साम्राज्य की विशेषता क्या थी? उसका आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य गंगा नदी के किनारे स्थित था। राजनीतिक स्थायित्व, कुशल प्रशासन और सेना की शक्ति इसकी विशेषताएं थी। ठीक है। 5 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से शासन स्थापना की? तो चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की। 6 नंबर है, शुंग वंश का प्रमुख योगदान क्या था? तो आंसर हो जाएगा शुंग वंश ने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा की और सनातन धर्म संस्कृति का संरक्षण किया। ठीक है। 7 नंबर कह रहा है हम लोग को, 7 नंबर कह रहा है, कुषाण युग में गांधार कला शैली कैसी थी? तो गांधार शैली में यूनानी और भारतीय तत्वों का अद्भुत संगम था और बुद्ध की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनी। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, वास्तुकला, धर्म तथा आर्थिक समृद्धि के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। 9 नंबर है हम लोग का यहाँ पे, 9 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को यहाँ पे, अमरावती व मथुरा कला में क्या अंतर था? तो अमरावती शैली में बौद्ध प्रतीकों की बारीक नक्काशी थी, जबकि मथुरा में गुलाबी पत्थर की मूर्तियां प्रचलित थी। 10 नंबर बोला, प्राचीन सिक्कों का क्या महत्व था? प्राचीन सिक्कों का क्या महत्व था? उसका आंसर हो जाएगा व्यापार, कर संग्रह, राज्य की आर्थिक व्यवस्था तथा राजा की शक्ति का प्रतीक। तो यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर का जो हम लोग का लघु उत्तरी था वो हम लोग का खत्म होता है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरी, 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरी, VVI दीर्घ उत्तरी की तरफ। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है। पहला दीर्घ है हम लोग का यहाँ पे देखते हैं। पहला दीर्घ कहता है हम लोग को भारतीय इतिहास की, क्या बोल रहा है सर जी? भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों का विवेचना कीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा शिलालेख, है ना, राजज्ञ भूमि अनुदान, है ना, शिलालेख मतलब राजज्ञ भूमि अनुदान, अभिलेख, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, साहित्य, महाकाव्य, बौद्ध जैन ग्रंथ, सिक्के, राजा के नाम व आर्थिक व्यवस्था और पुरातत्व सामग्री से राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था व समाज की आधोपांत जानकारी मिलती है ना। पहले का राजा सिक्का कैसे चलाता था? अपना फोटो उस सिक्का में लगा देता था। तो समझ लीजिए जो राजा मतलब ये हुआ बना, वो अपना सिक्का में खुद का फोटो लगाता था। ठीक है। तो हर राजा का अपना अपना सिक्का था। चलिए, महाजन पदों के उदय का ऐतिहासिक महत्व बताइए। ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा महाजन पदों के उदय से क्षेत्र राज्यों की स्थापना, युद्ध का विस्तार, प्रशासनिक तंत्र का विकास तथा समाज में विविध परिवर्तन हुए। इन्हीं से मौर्य जैसी वृहद सत्ता उत्पन्न हुई। ठीक है। कितना महाजन पद थे? 16 महाजन पद थे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। 3 नंबर है हम लोग का यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो उसका आंसर हो जाएगा विशाल क्षेत्रफल, केंद्रित प्रशासन, मजबूत सेना, परिवहन एवं संचार की व्यवस्था, धर्म नीति, चंद्रगुप्त चाणक्य का योगदान और अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ठीक है। 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 4 नंबर कहता है
वीवीआई जो है हम लोग का 4 नंबर, वो कहता है गुप्त काल को स्वर्ण युग किस आधार पर कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में साहित्य कालिदास, विष्णुगुप्त, विज्ञान आर्यभट्ट, कला चित्र मूर्ति, वास्तुकला गुफाएं, धर्म ऊर्जा आर्थिक समृद्धि आदि अपने शीर्ष पर थे, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है ना। मतलब क्या, गुप्त काल को स्वर्ण युग में क्या क्या हम लोग को मिला? सबसे पहला तो मिला हम लोग को जो साहित्य कालिदास विष्णुगुप्त मिले, साहित्यक मतलब जो बड़ा बड़ा किताब लिखने वाले, है ना। विज्ञान मतलब आर्यभट्ट मिले हम लोग को, जो जीरो का खोज करके दिए। और कला चित्र बनने लगा, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग, एक एक गो पेंटिंग का दाम करोड़ों में होता है, तो वो कहाँ से मिला हम लोग को? स्वर्ण युग से मिला, है ना। वास्तुकला मतलब बड़ा बड़ा गुफा बनने लगा राजा महाराजा को छुपने के लिए, कितना बड़ा युद्ध हो जाए वो इस गुफा में घुसेगा तो कहाँ जाकर निकलेगा पता नहीं चलने लगेगा, है ना। तो इस सब चीज़ का मतलब इस सब बनाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी से मतलब अभी का भी दौर चल रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट है, बोल रहा है क्या, दक्षिण भारत में पोस्ट गुप्त युग के विकास का विश्लेषण कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका आंसर, 600 ईस्वी के बाद दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि ने प्रशासन, भूमि अनुदान, भव्य मंदिर, कला, व्यापार का विस्तार किया। गुप्त काल की परंपराएं नई दिशा में आगे बढ़ी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, दूसरा चैप्टर से जितना भी हम लोग का वीवीआई पॉइंट था बुक का, ऑब्जेक्टिव था, 2 नंबर वाला था, 5 नंबर वाला था, सबको हम लोग यहाँ पे समाप्त कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर को जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और मन लगा के पढ़िए, भारी नहीं है, बस आपको समझना, टॉपिक को समझ जाइएगा ना तो आपको आसान लगने लगेगा। अब ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा, इसीलिए शॉर्टकट में आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, मेन चीज़ को बता दे रहे हैं, बाद बाकी आप लोग थोड़ा बहुत किताब से भी हेल्प लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से इसके बाद वाला वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।